प्रोफेसर जनार्दन चुप्पी तोड़ते हुए बोले, क्या तुम भी स्त्री पुरुषों के उन संबंधों को गलत मानती हो जो बगैर विवाह के ही बन जाते हैं? नहीं, ऐसे संबंधों में मैं स्त्री की सहमति को ज्यादा महत्व देती हूँ। अगर स्त्री राजी है, उसे कोई ऐतराज नहीं है, तो पुरुष उसके साथ यौन संबंध बना सकता है। किन्हीं मजबूरियों में, किन्हीं दबावों में, किन्हीं अन्य कारणों से औरत किसी पुरुष के साथ यौन संबंध बनाती है तो वह मुझे स्वीकार नहीं। मैं उसे स्त्री के साथ कार की संज्ञा देती है। मेरे यह कहते ही प्रोफेसर जनार्दन मुझसे काफी प्रभावित हो गए। बोले, मैं तुम्हारे इन विचारों से काफी प्रभावित हूँ, लेकिन तुम इन संबंधों में औरत की वकालत क्यों कर रही हो? क्या पुरुष की सहमति का कोई महत्व नहीं है? या तो पुरुष के साथ औरत भी कर सकती है या करती है। मैंने माना कि वह मांग नहीं करती है, पर क्या वह इसके लिए इशारे नहीं करती है, उससे छेड़छाड़ नहीं करती है? प्रोफेसर के शब्दों में दृढ़ता थी। वह मेरे मुंह से यही कहलवाना चाहते थे कि औरत के इशारे ही पुरुष को उनकी ओर आकर्षित करते हैं या उनके साथ जोर जबरदस्ती करने के लिए उन्हें उकसाते हैं। लेकिन मैं बोली, ऐसे इशारे या छेड़छाड़ उन हालातों में होते हैं जब स्त्री की सहमति होती है या वह उस पुरुष को चाहने लगती है। वैवाहिक या अवैवाहिक संबंधों में यह कोई जरूरी नहीं कि स्त्री पुरुष एक दूसरे को चाहते ही हो। चाहत या प्रेम एक अलग चीज है और आकर्षण एक अलग चीज है। जिससे विवाह हुआ है, उससे शारीरिक संबंध प्रेम हो या न हो बनाने ही पड़ते हैं। कहीं स्त्री पुरुष के साथ ज्यादती करती है, तो कहीं स्त्री के साथ पुरुष ज्यादती करता है। ऐसा वैवाहिक अवैवाहिक दोनों ही संबंधों में होता है। मुझे स्त्री पुरुष के संबंधों के विषय में अच्छी जानकारी है। पुरुष ऐसे मामलों में ज्यादा निष्ठुर, स्वार्थी और अवसरवादी होते हैं। प्रोफेसर जनार्दन मेरे पास आकर कहने लगे, इसका मतलब तुमने ढेर सारे पुरुषों को बहुत करीब से परखा है। मैं कैसा लगा तुम्हें? आप भी मेरे जीवन में आए उन्हीं पुरुषों की तरह ही है। मैं किन मुसीबतों से गुजर रही हूँ, मेरी तबीयत कैसी है, मेरी सहमति है या नहीं, आप भी उन्हीं पुरुषों की तरह जानना नहीं चाहते हैं। और जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी तो आपको इस्तेमाल कर रही हूँ। यह कहकर मैं पलंग पर टांगे फैलाकर लेट गई और सोचने लगी, जीवन में रखा ही क्या है? जीतना है, उसको ढंग से जी लेने में ही जीवन की सार्थकता है। प्रोफेसर जनार्दन ने मुझे सहारा दिया है, मेरी कीमत का इसे एहसास है। मेरी सेवा में तन मन धन से लगा हुआ है। मैंने यही सोचते सोचते पैंट खोलकर एक तरफ रख दिया। मेरी टांगे अब नंगी थी। प्रोफेसर मेरे करीब आकर बोले, क्या तुम्हारी सहमति है? मैंने उनके गाल पर जोर से चिकोटी काट दी। वह उछल कर उठे और मेरी जांघों को झुककर जीभ से चाटने लगे। मैं हंस पड़ी। जब एक बुद्धिजीवी कहे जाने वाले प्रोफेसर की यह हालत है, तो फिर लोग एक आम आदमी को क्यों गालियां निकालते हैं? मैं यह सोच ही रही थी कि प्रोफेसर मेरे शो को जीभ की नोक से सहलाने लगा। मैं खिलखिलाकर हंसने लगी। इतना खूबसूरत क्षण मेरे जीवन में काफी दिनों बाद आया था। तभी वह प्रोफेसर अचानक ही इंसान से हैवान बन बैठा। मेरे शरीर नोचने खरोंचने लगा और दांतों से भी काटने लगा। मैं जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन उसकी भुजाओं की पकड़ से स्वयं को छुड़ा न सकी। फिर वह अचानक ही शांत हो गया और फिर इंसान की तरह प्रेम व्यवहार करने लगा। लेकिन मुझे प्रेम में कोई आनंद नहीं मिला। अधिकांश पुरुष होते ही ऐसे हैं जो सिर्फ स्वयं के लिए ही प्रेम करते हैं। और प्रोफेसर जनार्दन जब थक गया तो वह जाकर दूसरे कमरे में सो गया। मैं निर्जीव सी घंटों बिस्तर पर यूं ही पड़ी रही। मेरा सारा शरीर लहलहान हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले किसी भेड़िए से मेरी मुठभेड़ हो गई हो और उसने मेरे शरीर को घायल कर दिया हो। शायद यही स्थिति अधिकांश औरतों की भी है। पुरुष के इस खूनी प्रेम मिलाप को झेलना उनके जीवन से जुड़ गया है। पुरुष इसी को प्रेम मिलाप कहते हैं। न जाने मैं यही सब सोचते हुए कब सो गई, इसका होश ही न रहा। सुबह के 4 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैं खटर पटर की आवाज सुनकर सहम गई। जब मेरी दृष्टि सामने पड़ी तो आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई।
दो खूबसूरत 18-19 वर्षीय युवती अर्धनग्न प्रोफेसर जनार्दन की बाहों में थी और प्रोफेसर सहित वे दोनों युवतियां भी शराब के नशे में धुत थीं। मैं बिस्तर पर ही बैठी बैठी बोली, प्रोफेसर, इन लड़कियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो इनकी अस्मत से भी खेल रहे हो और इन्हें नशे की लत भी डाल रहे हो। सुनते ही वह मुझ पर गुस्सा कर गया, तू मेरे ही मकान में रहकर मुझे ही जीवन का पाठ पढ़ा रही है। तुम कितनी स्वार्थी हो। अपने लाभ के लिए तुम किसी से भी प्रेम संबंध बना सकती हो, पर दूसरों को ऐसा करते नहीं देख सकती। इन लड़कियों को मुझसे काम है। ये अच्छे नंबरों से पास होना चाहती है। देह बेचना क्या सिर्फ तुम ही जानती हो। ये अपनी स्वेच्छा से मेरे पास आई है। नहीं, इसमें इनकी स्वेच्छा शामिल नहीं है। ये तुम्हें रिश्वत के रूप में अपनी देह दे रही है। ये मजबूर हैं। ये तुम्हारे दबाव में आकर ऐसा कर रही है। मेरे यह कहते ही प्रोफेसर हंसने लगा। कल रात की मानसिक दबाव में तो मैंने तुम पर भी जोर डाला था, तब तो तुम कुछ भी नहीं बोली। तुम भी तो मजबूर हो। तुम्हारे पास घर नहीं है, पैसे नहीं है, नई जगह में तुम आई हो। तुमने अपनी देह मुझे ये सब पाने के लिए ही तो दी। फिर दूसरों के लिए उल्टा क्यों सोचती हो। प्रोफेसर की बातों का मेरे पास कोई ठोस जवाब नहीं था, इसलिए मैं चुप हो गई। अब मैं सोच रही थी, इस दुनिया में हर कोई मजबूर है और इसी मजबूरी का फायदा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उठा रहा है। मुझे इस जगह को फौरन छोड़ देना चाहिए। मुझे अब मजबूरियों के आगे झुकना नहीं है। यह सोचते ही मैं उठ खड़ी हुई, कपड़े पहने और प्रोफेसर के मकान से निकल गई। प्रोफेसर जनार्दन के घर से निकलकर मैं यूं ही अनाप शनाप विचारों में खोई सड़क पर बढ़ती चली जा रही थी। अभी न जाने स्वयं से क्या क्या बातें करती कि तभी एक सैलून दिखाई दे गया, जिसे देखते ही मन में एक अनोखी योजना पनपी और मैं उस सैलून में प्रविष्ट हो गई। हजाम से बोली, मेरा हेयर स्टाइल चेंज कर दो। हजाम ने मुझे गौर से देखा, फिर इशारा किया कि मैं उस कुर्सी पर बैठ जाऊं। मैं बैठ गई। फिर 10 मिनट में ही मेरे बालों को उसने एक नया लुक दे दिया। जब मैं उस हजाम को पैसा देने लगी तो वह मुझे घूरते हुए बोला, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है बस यही याद नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, आज सुबह ही तो मैंने आपकी तस्वीर एक दीवार पर देखी थी। आप तो इतनी भोली और मासूम है। भला पुलिस को आपकी जरूरत क्यों हो सकती है। ये पुलिस वाले भी कितने कमीने होते हैं। अच्छे भले आदमी को भी अपराधी करार दे देते हैं। हजाम यह कहकर हंसने लगा, यह मर्दाना हेयर स्टाइल तो आप पर और भी खिल रही है। मैडम, क्या एक मासूम और हसीन चेहरा भी अपराधी हो सकता है। मुझे क्या पता, लेकिन इतना तो जरूर है, अपराधी कोई भी चेहरा हो सकता है। यह कहते हुए मैंने उसे पैसे दिए और वहां से हवा की तरह निकल गई। अब मैं सड़क पर तेज गति से भाग रही थी, तभी मैं किसी से टकराई और धड़ाम से एक तरफ जा गिरी। संभल कर जब उठी तो देखा, एक भारी भरकम मोटी महिला से मैं टकरा गई थी। उसने आगे बढ़कर मुझे उठाते हुए कहा, बड़ी खूबसूरत हो, लगता है कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। अकेली जवान युवती के लिए यह दुनिया अब कहाँ रह गई है। मैं औरत हूँ, इसलिए तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तुम्हें छुपने के लिए आसरा चाहिए तो मेरे साथ चल सकती हो। मैं मजबूर और दुखी महिलाओं के लिए एक मसीहा हूँ। पुलिस का खौफ मुझे खाए जा रहा था। मैं उदास स्वर में बोली, आंटी, मेरा पीछा स्वयं मेरी जिंदगी ही कर रही है। मैं भागते भागते थक गई हूँ। ऐसी बात है तो मेरे साथ चलो। यह कहकर वह महिला एक ऑटो रिक्शा में जाकर बैठ गई। मैं भी उसकी बगल में जाकर बैठ गई। वह महिला बहुत ही खुश हुई, मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी हो रही है। यही तो जीवन है। कोई आधे घंटे बाद जब ऑटो रिक्शा से उतरकर मैं एक बड़ी सी बिल्डिंग में पहुंची तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा। वह 5 मंजिली बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक सिर्फ महिलाओं से ही भरी पड़ी थी। मैंने चारों तरफ नजर उठाकर देखा। जो भी महिला मुझे दिखी, उसके चेहरे पर बनावटीपन के भाव थे। उस मोटी महिला को घूरते हुए मैंने पूछा, आंटी,
आप ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में रहती है। यहाँ रहने वाले घर गृहस्थी वाले लोग तो लगते ही नहीं। न बच्चे न पुरुष, सिर्फ महिलाएं। ये सब क्या है? पुरुष भी तुम्हें नजर आएंगे। जरा शाम तो होने दो। वैसे भी तुम्हें दूसरों की परवाह करने की जरूरत ही क्या है? अभी तो तुम थकी हो, आश्रय की तलाश में भटक रही थी, और तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी मुहैया करा दी तो नाक भौं सिकोड़ कर सवाल करने लगी। वह मोटी महिला मुझ पर खींच गई। फिर भी मैं दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर आ गई। इतने में एक दूसरी महिला मेरे सामने आकर अचानक बोलने लगी, मेरा नाम संतो है। जानकी माँ ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना? जाओ, जाकर उस कमरे में आराम करो। संतो के मुंह में पान था। वह जर्दा वाला पान खा रही थी। मैंने साहस कर पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानती, मैं इस मंजिल की सारी महिलाओं की मालकिन हूँ। तुम नई नई आई हो, इसीलिए मुझसे इस तरह की सवाल कर रही हो। संतो यह कहकर चली गई। मैं चुपचाप कमरे में आ गई, मगर कमरे में आते ही मेरी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। अरे, यहाँ तो मनोरंजन और जरूरत के सारे सुख साधन मौजूद है। लेकिन इन लोगों को मुझसे क्या लाभ हो सकता है, जो मुफ्त में मुझे ऐशो आराम की जिंदगी दे रहे हैं? इनका कोई तो मुझसे स्वार्थ होगा। आजकल दीन दुखियों की मदद बिना लाभ कोई करता ही कहाँ है। संतो तो मुझे बड़ी ही चालाक महिला लगी। यही सोचते हुए मैं पलंग से उठकर सोफे पर आ गई और पास में ही रखे एक चौड़े और लंबे शीशे में अपना चेहरा देखने लगी। इन कुछ दिनों में मेरे चेहरे की रंगत काफी कुछ हद तक बदल गई थी। मेरा खिला खिला सा रहने वाला गुलाबी चेहरा मुरझा गया था। रात दिन की भागदौड़ और सनकी पुरुषों की गंदी हरकतों ने शायद मुझे बदरंग बना दिया था। आज मैं पहली बार यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि मैंने अपनी सारी ऊर्जा यूं ही व्यय कर दी। समाज को सुधारने वाला अक्सर घाटे में ही रहता है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझसे अन्याय देखा भी तो नहीं जाता। लाचार, निर्दोष और गरीब लोगों पर हो रहे जुल्म मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होते। यह सोचते सोचते मैं कब सो गई, इसका होश ही न रहा। तो मेरे झल्लो, ये था हमारी सीरीज का भाग नंबर 17। आगे के भाग के लिए कृपया कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।